नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ओनली स्टडी एचपी। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 4। और दोस्तों, इसी वीडियो के साथ हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। इस पार्ट में हम कवर करेंगे संगम एज, चोला, पांड्या और चेर, गुप्ता एज और हर्षवर्धन काल, वो भी 50 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ। ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी आधारित हैं और एचपी पटवारी 2026 सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री का एक भी सवाल आपसे एग्ज़ाम में ना छूटे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हर सवाल को खुद सॉल्व करें। तो आज चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, संगम काल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो संगम काल का जो संबंध है वो है दक्षिण भारत से, ऑप्शन सी। उसके बाद अगला प्रश्न है, संगम साहित्य किस भाषा में रचा गया है? तो ये जो रचा गया है ये रचा गया है तमिल में, ऑप्शन सी। संगम काल में प्रमुख राजवंश कितने थे? तो ये थे 3, ऑप्शन बी। संगम काल में 3 प्रमुख राजवंश कौन कौन थे? ये थे चोल, पांड्या और चेर, ऑप्शन सी। चोल वंश की राजधानी क्या थी? ये थी उरैयूर, ऑप्शन बी। पांड्य वंश की राजधानी कौन सी थी? ये थी मदुरई, ऑप्शन सी। चेद वंश की राजधानी ये थी बांजी, ऑप्शन ए। संगम काल में चोल किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे? ये चोल जो प्रसिद्ध थे वो थे नौसेना के लिए। संगम काल में पांड्य किसके लिए प्रसिद्ध थे? ये थे प्रसिद्ध मोती मत्स्य उद्योग के लिए, ऑप्शन बी। संगम काल में चेर किसके लिए प्रसिद्ध थे? ये जो चेर्स प्रसिद्ध थे वो थे मसाले के लिए, ऑप्शन ए। संगम काल की सबसे प्रसिद्ध साहित्यिक रचना कौन सी है? ये है शिल्पाधिक्रम, ऑप्शन ए। संगम सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो संगम सभ्यता का मुख्य व्यवसाय जो था वो था कृषि। संगम काल में समाज किस पर आधारित था? जो समाज आधारित था ये था क्षेत्र पर आधारित, ऑप्शन डी। संगम काल में राजा को क्या कहा जाता था? संगम काल में राजा को, ऑप्शन सी, को कहा जाता था। संगम काल में कर को क्या कहा जाता था? तो कर को कहा जाता था इरई, ऑप्शन डी। संगम काल में युद्ध गीत किसे कहा जाता था? युद्ध गीत जो कहा जाता था ये कहा जाता था पुरम, ऑप्शन ए। प्रेम और पारिवारिक जीवन में से संबंधित साहित्य को क्या कहते हैं? ये कहते हैं अगम, ऑप्शन बी। संगम काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? जो शिक्षा का माध्यम था संगम काल में ये था मौखिक, ऑप्शन बी। संगम सभ्यता का विदेशी व्यापार किससे था? जो संगम सभ्यता में विदेशी व्यापार था ये था रोम से, ऑप्शन बी। संगम काल का समय भारत में क्या माना जाता है? ये माना जाता है ऑप्शन सी, 300 से 300 सी। इससे अगला प्रश्न है गुप्त काल से, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे श्रीगुप्त, ऑप्शन सी। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है ये माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी। चंद्रगुप्त वन ने कौन सी उपाधि धारण की? ये जो धारण की ये की महाराजा धीराज, ऑप्शन ए।
समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को जाना जाता है भारत का नेपोलियन। ऑप्शन ए। संगम काल में चोल किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे? ये प्रसिद्ध थे प्रयाग प्रशस्ति। ऑप्शन बी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? ये की हरिसेन। ऑप्शन बी। गुप्त काल को किस काल के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है स्वर्ण युग के नाम से। ऑप्शन ए। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था? जो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो अन्य नाम था ये था विक्रमादित्य। ऑप्शन ए। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सी चीनी यात्री भारत आया? ये आया था फाहियान। ऑप्शन बी। फाहियान ने किस धर्म का वर्णन किया? ये किया बौद्ध धर्म का। ऑप्शन बी। गुप्त काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? ये सभी क्षेत्रों में हुआ। ऑप्शन डी। ए, बी और सी तीनों में हुआ। विज्ञान में भी हुआ, कला में भी हुआ, साहित्य में भी हुआ। ऑप्शन डी सही है। शून्य की खोज किस काल में हुई? ये हुई गुप्त काल में। ऑप्शन बी। गुप्त काल का प्रसिद्ध साहित्यकार कौन था? गुप्त काल का जो प्रसिद्ध साहित्यकार था ये था कालिदास। ऑप्शन बी। कालिदास की रचना कौन सी थी? ये थी मेघदूत। ऑप्शन बी। गुप्त काल की प्रसिद्ध कला शैली कौन सी थी? ये थी गंधार, मथुरा, अमरावती। ये तीनों गुप्त काल की प्रसिद्ध कला शैलियाँ थी। ऑप्शन डी। स्कंदगुप्त ने किस आक्रमणकारी को रोका? स्कंदगुप्त ने जो रोका वो रोका हूणों को। ऑप्शन ए। गुप्त प्रशासन किस पर आधारित था? यह था विकेंद्रीकरण, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। ऑप्शन बी। गुप्त काल में भूमि दान का चलन किसे बढ़ावा देता है? गुप्त काल में जो भूमि का दान का चलन था ये बढ़ावा देता है सामंतवाद को। ऑप्शन सी। गुप्त काल में मुद्रा किस धातु की थी? ये थी ऑप्शन सी सोना। गुप्त साम्राज्य का पतन किस कारण हुआ? जो गुप्त साम्राज्य का जो पतन हुआ ये हुआ हुण का आक्रमण और कमजोर शासक और सामंतवाद तीनों से। ऑप्शन डी सही। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? यह था पुष्यभूति। ऑप्शन बी। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? ये थी कनौज। हर्षवर्धन की राजधानी। ऑप्शन ए। हर्षवर्धन का काल या शासनकाल कब था? यह था 606 से 647 सी। ऑप्शन ए। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? यह था बाणभट्ट। ऑप्शन बी। बाणभट्ट की रचना कौन सी थी? कादंबरी और हर्षचरित ये दोनों थी। ऑप्शन सी। हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? यह था बौद्ध धर्म का। ऑप्शन सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? यह था ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री आया? हर्षवर्धन के समय जो आया वो हिंसांग आया। ये आया ऑप्शन बी। हिंसांग ने भारत को क्या कहा? भारत को कहा त्यानचू। ऑप्शन सी। हर्षवर्धन की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? ये थी केंद्रीकृत। ऑप्शन बी सेंट्रलाइजेशन। हर्षवर्धन के बाद किस युग की शुरुआत हुई? जो हर्षवर्धन के बाद जो शुरुआत हुई ये शुरुआत हुई क्षेत्रीय राजाओं का युग। ऑप्शन सी। तो दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 4 के साथ हमने एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। इस सीरीज़ में हमने कवर किया प्री हिस्ट्रिक एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, रिलीजन मूवमेंट, मौर्य, पोस्ट मौर्य, संगम
गुप्ता और हर्षवर्धन। अगर आपने ये सभी पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 1 से पार्ट 4 तक ज़रूर देखें। अगर आपको यह सीरीज़ हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम किस टॉपिक को कवर करें ये कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।